नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा डिबेट दमदार ललका, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं झारखंड को लेकर। जी हां, झारखंड में अभी अभी चुनाव संपन्न होकर नतीजे भी निकलकर सामने आ चुके हैं और झारखंड में इस बार का जो नतीजा है या इस बार के जो परिणाम है वो बिल्कुल चौंकाने वाले निकलकर सामने आए हैं। वो इसलिए क्योंकि झारखंड में कभी भी इतिहास में सरकार रिपीट नहीं हुई थी, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन के कंधों पर दोबारा से सरकार चलाने की जिम्मेदारी झारखंड की जनता ने, झारखंड के लोगों ने उन्हें दी है। लेकिन इस बीच झारखंड में नतीजे सामने आने के बाद अब उन नामों पर चर्चा हो रही है कि आखिर कौन हेमंत सोरेन के साथ जो है वो कैबिनेट में बैठेंगे, कितने मंत्री किसके कोटे से होंगे, कितने मंत्री किस पार्टी से होंगे, ये तमाम मुद्दे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें, बीजेपी को या पूरे एनडीए गठबंधन को झारखंड के अंदर करारी हार का सामना करना पड़ा है और मात्र 24 सीटों पर ही बीजेपी का नेतृत्व जो करने वाला गठबंधन है वो सिमट गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के पास 56 सीटें हैं, जिसमें जेएमएम को सबसे ज्यादा 34 सीटें मिली हैं। उसके बाद कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं और कांग्रेस ने यहां पर अपनी साख बचाने में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं। इसके बाद आरजेडी के पास 4 सीटें हैं, माले के पास 2 सीटें हैं, यानी जो ये परिणाम निकल कर आए हैं। इसके बाद अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने 21 सीटें जीती हैं। बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल आजसू हैं उन्होंने 1 सीट जीती है। इसके साथ साथ जेएलकेएम, एलजेपी और जेडीयू जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके पास मात्र 1-1 सीट आई है। इस तरह से इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 सीटें हैं और एनडीए गठबंधन के पास कुल 24 सीटें। लेकिन ये जो इतिहास में पहली बार ये जो ट्रेंड बदल गया है, जिसमें एक बार फिर से सरकार रिपीट हुई है, इस सरकार रिपीटिशन का कितना दबाव इस वक्त हेमंत सरकार पर होगा या नहीं होगा, या फिर इस दबाव को इजीली या आसानी तरीके से अगले 5 साल तक झेला जाएगा और जो घोषणा पत्र के अंदर किए गए वादे हैं, जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे आम लोगों के लिए हैं, वो पूरे किए जाएंगे या नहीं। आज इस पर भी चर्चा करेंगे, ये तमाम मुद्दे होंगे। लेकिन पहले आपको जरा सुनाएंगे जब सरकार के गठन की तैयारियां इस वक्त झारखंड के अंदर हो रही हैं, क्योंकि बहुत जल्द सरकार का गठन होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आधिकारिक तौर पर कार्रवाई शुरू हो रही है और इसको लेकर आज जायजा भी लिया गया है। सुनिए। 28 नवंबर जो नई सरकार है उसका शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित है। इसको लेकर के सभी तैयारियां जो है स्टार्ट कर ली गई है। स्पेशली जो हमारे शपथ ग्रहण का स्थल होगा, साथ ही साथ डिग्नेटरीज जो सभी आएंगे, जो सभी नवनिर्वाचित एमएलएस वगैरह हैं वो आएंगे। साथ ही साथ जो पब्लिक की एक बड़ी संख्या में आएंगे, तो सभी लोगों के लिए जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था, रूट का जो मूवमेंट रहेगा सभी गाड़ियों का, उसको लेकर के हम तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही बाहर से जो लोग आएंगे उनके आवासन वगैरह की भी तैयारियां की जा रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी की गई है, जिसमें हम लोगों को जो भी है वो डायरेक्शंस दिया गया है। बाकी जो कैबिनेट डिपार्टमेंट है उसके साथ समन्वय बनाते हुए जिला प्रशासन सभी कार्यों को। या आपने वहां पे अधिकारी की बाइट सुनी जो इस वक्त तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होंने जायजा लिया कि आखिर किस तरह की तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हो रही हैं। ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन उसके बाद आपको ये भी सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी या फिर बीजेपी के सहयोगी दल से एक बना हुआ गठबंधन जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है, उनको जब हार मिली तो उसके बाद सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड में बीते 4 महीना मैंने बिताया। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का रूप में पार्टी को मदद करने, पार्टी को साहस देने और पार्टी का कार्यकर्ता का साथ एक साथ चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। जो भी कारण हो, हम हमारा मकसद में कामयाब होने नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारा चेष्टा को छोड़ देना चाहिए। जब भी कोई काम में हम असफल होता हो, वही आगे वाला दिन का सफलता का बुनियाद बन जाते हैं। मैं झारखंड का कार्यकर्ता को करीब से मेरा देखने का सौभाग्य हुआ। झारखंड का जनताओं से खूब मिले।
मैं आज भी समझता हूं कि घुसपैठियों का जो समस्या है वो आने वाला दिन में झारखंड को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला है। मैं झारखंड का सरकार को निवेदन करूंगा। तो आपने सुना, आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पॉलिटिकल पार्टी से सारे ताल्लुक रखने वाले मेहमान हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही। एक तरफ से एनडीए गठबंधन में हार के पीछे, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए इस वक्त क्या कदम उठाए जाएंगे, सरकार का रोड मैप क्या होगा, किस रोड मैप पर यह सरकार काम करेगी, ये तमाम चीजें होंगी। और साथ साथ आज संभावित चेहरे भी निकल कर आए हैं सूत्रों के हवाले से। अभी इस बात पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन संभावित चेहरे भी सामने आए हैं कि कौन कौन हेमंत सरकार कैबिनेट 2.0 के साथ उनके साथ होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। उनके नाम भी बताएंगे, लेकिन पहले आज की चर्चा शुरू करेंगे। विजय चौरसिया जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। नीलम मिश्रा जी जेएमएम से प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वीणा देवी जी आजसू से प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो गई हैं और आपकी टी स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप सभी को बधाई, क्योंकि चुनाव के बाद हम शायद पहली डिबेट एक साथ फिर से कर रहे हैं। जीत हार होती रहती है, लेकिन जिसने मेहनत की वो जीतेगा, जिसने नहीं की तो वो नहीं जीत पाएगा। शुरुआत में करूंगा विजय चौरसिया जी आपसे। बहुत बड़े दावे किए थे आपने, आपकी पार्टी ने, आपके तमाम बड़े नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे, वो तो वहीं पर प्रभारी भी थे, और शिवराज सिंह चौहान जो प्रभारी जिन्हें बनाया गया था। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल यानी आपका गठबंधन कुछ खास नहीं कर पाया, क्या वजह रही? देखिए, अभी जनादेश है शीतल जी, और हम इसको सिरोधार्य करते हैं। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ भूल हुई, हम अपनी बातों को नहीं ले जा पाए, और हम नई जो सरकार बनने वाली है 28 तारीख से, मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। हमसे बेहतर उन्होंने किया चुनाव में, और जनता उसको स्वीकारी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब हमारा एनडीए गठबंधन का सिर्फ एक बात है कि हम एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम जहां मदद करनी होगी सरकार को, बिल्कुल मदद के लिए रहेंगे, ताकि सूबे का संपूर्ण डेवलपमेंट हो। हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि सरकार ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, अपने चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसको अक्षरशः लागू करे। चूंकि पिछला जो अनुभव है वो बड़ा कष्टप्रद है झारखंड के लिए। इन्होंने जो निश्चय पत्र लाया था उसमें से 4 भी वायदे इन्होंने नहीं निभाया है। बावजूद जनता ने मैंडेट दिया है तो इसे स्वीकार करना ही होगा। लेकिन हम फिर कहते हैं कि विपक्ष के नाते हम सबसे पहले इनसे ये कहेंगे कि आपने जो घोषणाएं करी है, 450 रुपया में सिलेंडर, तो 2500 रुपया आप दिसंबर से ही स्टार्ट किए हैं मैया सम्मान में, इन सारी चीजों को आप लागू करें। युवाओं को नौकरी देने की बात की है, हर प्रखंड में, हर तहसील में आप डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात की है। इन सारी चीजों को आप पूरा करें। और जहां तक हमारे मुद्दे हैं, हम चुनाव देख करके मुद्दे नहीं बदलते शीतल जी। घुसपैठ का जो मुद्दा है वो मुद्दा हमारा हमेशा रहेगा। आप जानते हैं कि हम लोगों ने जब शुरुआत भी नहीं की थी पॉलिटिक्स में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 370 और राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, और उसको लेकर के चला था। और जब हम 3 से 300 पार गए, ये समझा जाए कि घुसपैठ आपके लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं था, ये एक आम मुद्दा है, ये एक केंद्र सरकार का सामाजिक मुद्दा है, आम मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और इसके लिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। तो अगर ये चुनावी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल हमेशा तो इस पर कोई कदम उठाया जाना चाहिए था, आज से पहले भी उठाया जाना चाहिए था। अगर आप असम में कदम उठा रहे हैं तो झारखंड में क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि असम में हमने कई सारे घुसपैठियों को भगाने की कोशिश की है, कदम उठाए हैं, तो आप झारखंड के अंदर भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। कई चीजें ऐसी होती है शीतल जी जिसमें आपको राज्य सरकार का सहयोग
होना चाहिए था। राज्य सरकार ये मानती नहीं कि घुसपैठ है, एक तरफ तो वो ये कहती है, दूसरी तरफ इसके जो घटक दल हैं कांग्रेस ये कहती है कि घुसपैठियों को भी 450 रुपया में सिलेंडर दूंगा। जब ये विजय जुलूस निकालते हैं तो इनके लोग नारा लगाते हैं घुसपैठिए जिंदाबाद। तो पहले सरकार ये स्पष्ट करे कि घुसपैठ को मानती है नहीं मानती है, नहीं मानती है तो फिर घुसपैठियों को 450 में सिलेंडर कैसे देना चाहती है, और फिर उसके कार्यकर्ता क्यों जिंदाबाद घुसपैठिए जिंदाबाद के नारा लगते हैं। जहां घुसपैठिए जिंदाबाद के नारा लगे विजय जुलूसों में, आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। अगर वोट बैंक की ही राजनीति करनी है, इसी तरह से सत्ता में आनी है, तो फिर हमें क्या कहना है। हम तो इंतजार ही कर सकते हैं, हम तो लोगों को सही चीजों को पहुंचाने का प्रयास ही कर सकते हैं। हम अपने मुद्दे को भूलते नहीं है शीतल जी। हम आपको बताया कि 550 सालों का इंतजार करना पड़ा हमें राम मंदिर के लिए, हम थकते नहीं उसमें। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप जिन मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों के साथ चलते हैं। नीलम मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत आपको बधाई है, आपने जीत हासिल की है झारखंड के अंदर। एक बार फिर से आप सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन थी कि दोबारा से सरकार बनेगी? क्योंकि झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ, जो भी 20-25 साल का इतिहास है झारखंड का, नहीं देखने को मिला। इस बार ऐसा क्या रहा कि दोबारा से लोगों ने आपको चुना, आपको सत्ता में लाया, और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए? आप सभी को देखिए, उम्मीदें तो हम लोगों का उम्मीद हमेशा से था। देखिए, आवाज ना ये गूंज रहा है, उसको जरा ठीक कराइएगा। ठीक करेंगे, ओके ओके, बोलिए आप। जी, मैं यही कह रही थी कि उम्मीद तो हम लोगों को पूरा था, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन जी काम नीलम कर जी, रहे थे अपना लोगों के स्पीकर लिए। बंद कर दीजिए, आप फोन का स्पीकर बंद कर दीजिएगा, इस वजह से गूंज रही है। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? जी 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 जी, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही है, बोलिए। मैं वही कह रही थी कि हम लोगों का उम्मीद तो, पता नहीं क्यों आवाज ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस तरह से काम कर रहे थे लोगों के लिए, एक एक योजना के माध्यम से लोगों को जो जोड़ने का उन्होंने जो काम किया, जन कल्याणकारी योजना, तो लोगों तक वो मैसेज पहुंचा कि झारखंड को संभालने वाला अगर कोई है तो हेमंत सोरेन है, जिनके पास प्लान है, जिनके पास लोगों के लिए भविष्य का जो चिंतन है, वो प्लीज। चलिए, लौटता हूं, आपकी आवाज ठीक करवाएंगे, मेरी टीम आपकी आवाज ठीक करेगी। आपके पास लौटता हूं, तब तक मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। अमृत जी, आपके पास आऊंगा। अमृत जी, कांग्रेस कहां पर है? मैं एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो। झारखंड में ठीक है, इंडिया गठबंधन जीता तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, अच्छा प्रदर्शन भी आपने किया, 15 से 16 सीटें आपने जीती, लेकिन किस तरह से अब कांग्रेस सरकार के साथ आगे चलेगी? हालांकि पिछले 5 साल भी आपने ये सरकार चलाई है, कैसे देखते हैं आप इस बड़ी जीत को? जीत होती है। इस जीत को अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी जीत थी। सरकार से भाजपा ने चुनाव के प्रारंभ से ही, लोकसभा चुनाव से ही एक एजेंडा सेट करने का प्रयास किया था कि किसी प्रकार से झारखंड में ध्रुवीकरण किया जाए, जिसका वो फायदा उठा सके। बार बार घुसपैठ का वो आरोप लगाते रहे और उनके लिए कहते रहे कि घुसपैठ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उनका जो दोहरा चरित्र है वो बार बार प्रदर्शित हो रहा था। अगर झारखंड में घुसपैठ बड़ा मुद्दा है तो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें चिंतन करना चाहिए कि क्या बिहार में घुसपैठ बड़ा मुद्दा नहीं है? बिहार में भी उनकी एनडीए की सरकार है, लेकिन झारखंड चूंकि चुनावी राज्य, तो बार बार झारखंड को टारगेट करके यहाँ की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का वो प्रयास है। और झारखंड की सम्मानित जनता ने दिखाया कि यहाँ की जनता के लिए जो विषय था वो विषय था रोटी रोजगार। और हमारी महागठबंधन की सरकार ने यहाँ की युवा हो, महिलाएं हो या किसान हो, सबको ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनाएं लाई, चाहे किसानों के लिए हो ऋण माफी हो, युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए नए, जो हमने देखा होगा, हमने उत्पाद सिपाही निकाली, बैकलॉग की जेपीएससी की जो वैकेंसियां थी उसे पूरा करने का प्रयास किया, एसएससी की वैकेंसी निकाली। महिलाओं के लिए आपने देखा होगा कि हमने जो मैया सम्मान योजना हो, सावित्रीबाई फुले योजना हो, तो हर प्रकार से हर वर्ग के लिए हम योजनाएं लेके आए और हमने प्रयास किया कि हम सकारात्मक जीत में जनता के बीच जाए। इस जीत में कांग्रेस का कितना बड़ा सहयोग है?
हम सरकार के सहयोगी के रूप में पिछले 5 वर्ष से साथ में काम कर रहे थे। इस गठबंधन में 30 सीट हमें मिली थी और 30 सीट कम नहीं होता है शीतल जी। वह दिखाता है कि हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। आज अगर हम कंफर्टेबल जो कहते हैं कि मेजोरिटी में है, उसमें कांग्रेस का एक बड़ा योगदान। 16 सीट पे हम जीत के आए हैं, पिछली बार भी हम थे। ओके ओके ओके, ठीक है, लौटता हूं फिर से। वीना जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। वीना जी, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। नहीं वीना जी, 4.5% वोट का नुकसान हुआ है सर मैम आपको पिछली बार के मुकाबले। 8.1% पिछली बार आपने वोट शेयर हासिल किया था और इस बार आपके पास 3.5% वोट शेयर, यानी 4.5% वोट शेयर का नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान इन चुनावों में आजसू को हुआ है। तो जिस जो पार्टी जेएलके पार्टी अपने मतलब आक्रामक रूप से युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी, निसंदेह उसका खामियाजा आजसू पार्टी को देखना पड़ा और मिला भी है। लेकिन ये बातें हैं कि राजनीति में ये सब चीजें होते रहती है। आप अभी तुरंत अमृत जी से बोल रहे थे ना कि महाराष्ट्र में आपका क्या काम, आपने यहाँ तो खुद को स्थापित कर लिया। तो चुनावें आते रहेंगे और हर ये लोकतंत्र है, हर दिन आपको एक नया चेहरा मिलेगा। किसी से किसी को छीनकर ही कोई किसी को देता है। अगर कोई किसी से लिया है तो दूसरे को मिलेगा। हमसे मिला है, हमसे छीनकर जेएलके को गया है वोट, कोई दिक्कत नहीं है। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम भी रहा है। आज मान ठीक है, लीजिए प्रकृति का नियम है, शून्य से शुरू, बिल्कुल प्रकृति का नियम है, इसमें कोई दोहराई नहीं। कहाँ पे कारण क्या रहा, कहाँ पे कमी रही कि आप साथ नहीं दे पाए बीजेपी? देखिए, राज्य की जो हालत थी कि युवाओं के बीच में बेरोजगारी एक मुद्दा रहा, जिसमें आजसू पार्टी सरकार में थी नहीं और युवाओं को एक मतलब बीच का रास्ता चाहिए था। उसमें एक बीच का रास्ता उनको जेएलके दिखा। और हमारी एक जो आप कहेंगे अगर कास्टिज्म की राजनीति, तो हमारा जो एक महत्व वोटर था वो उधर टर्न अप किया गया जानबूझकर ताकि आजसू को हम हरा सके। इंडिया गठबंधन की सरकार तो चल रही थी पिछले 5 साल से, बीच का रास्ता तो नहीं हुआ। सरकार चल रही थी, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन युवाओं जिस तरह से रोड पे उतर के ये कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, क्या युवाओं को एक नया रास्ता तलाशने की जरूरत तभी पड़ी ना जब हमारी सरकार ने उनको उनकी सारी मांगों को पूरा नहीं किया। ठीक है, ओके। नीलम जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाए थे। उम्मीद है कि आपकी ऑडियो ठीक होगी। नीलम जी, आप सुन पा रहे हैं? आपका फोन फिर से म्यूट है मैम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, ठीक है। जी जी जी, अब आ रही है आवाज, बोलिएगा। जी, बोलिए सवाल बोलिए। नीलम जी, अब कैसा स्ट्रक्चर होगा इस सरकार का, किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, अब ये भी सवाल खड़े हो रहा है, ये भी बातें उठ रही हैं कि आखिर कौन कहां से मंत्री बनेगा। हमारे पास संभावित लिस्ट भी है, वो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। क्या यही स्ट्रक्चर रहेगा? कुछ पुराने मंत्रियों को जगह नहीं दी जाएगी, ऐसे भी खबर आ रही है कि पुराने मंत्री कुछ हारे भी हैं। नहीं, ऐसा है ना कि जन भावना का सम्मान करते हुए ये जो कैबिनेट बनेगा बिल्कुल तरीके से बनाया जाएगा। और अभी जो संभावित लिस्ट आप लोग दिखा रहे हैं वो मतलब इसको हम आधिकारिक तरीके से जब तक पुष्टि नहीं होता है, इस पे हम लोग अभी किसी तरह का बयान नहीं देंगे, क्योंकि हम भी सूत्रों पे आधारित दिखा रहे हैं। होना भी बाकी है। सूत्रों पर आधारित लिस्ट है और लिखा हुआ है संभावित लिस्ट है। तो अभी इस पे चर्चा करना हमको नहीं लगता कि उचित होगा, क्योंकि अभी इस तरह का प्लान अभी चल रहा है, बैठकें चल रही हैं, तो आधिकारिक पुष्टि होते ही लिस्ट आ जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जनभावना का सम्मान करते हुए हर तरह का मतलब हर तरह के वर्ग को हर जगह से वो सम्मानित जगह दिया जाएगा। लेकिन नीलम जी, क्या जिस समय टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय जो खींचतान थोड़ा बहुत हुआ था गठबंधन में, क्या वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल सकता है मंत्री पद को लेकर, या साफ तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके गठबंधन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए राजनीति में ये सब होता है, लोकतंत्र में ये सब होता है। अपनी आवाज उठाना, अपनी बातों को रखना, अपने दिल की बातों को कहना, ये विरोध करना नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से सुचारू रूप से पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन के साथ अपना जो
समय है, जो कार्यकाल है, उसको बहुत ही निपुणता से पूरा किया उन्होंने। और गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबका सहयोग मिला और आज भी सब एक साथ हैं, बिल्कुल मतलब संगठित तरीके से हेमंत सोरेन जी के साथ हैं और जो निर्णय होगा सब सर्वमान्य होगा और बहुत अच्छे से हम लोग आने वाला 5 साल को चलाएंगे। लेकिन नीलम जी, वजह क्या है कि कुछ मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा? कुछ जो मंत्री हैं, मेरे पास जानकारी है कि कुछ मंत्री भी हारे हुए हैं, बड़े मंत्री हारे हुए हैं। कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता की हार हुई है। कांग्रेस कोटे से ही पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख को झरमुंडी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी ने हराया है। जेएमएम कोटे से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को हराया गया है। ये तमाम मंत्री ऐसे हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा है। क्या वजह रही कि मंत्री पद पर रहकर भी हार का सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसा है ना कि मंत्री पद पे रहते हुए भी वो लोग अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। आप मिथिलेश ठाकुर जी को भी देखे होंगे, गढ़वा कितना विकसित हुआ है पहले के अपेक्षा। लेकिन ये चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण किया गया भाजपा के द्वारा, आसू के द्वारा, ये कहीं ना कहीं लोग दिग्भ्रमित हुए। कुछ जगह पे जहाँ पे हमारे लोग हारे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया। देखिए गढ़वा में किस प्रकार से दुर्गा पूजा के समय में मूर्ति को खंडित किया गया और इस तरह का एक हवा बनाया गया हिंदू मुस्लिम। तो ये जो दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये लोग जो राजनीति करते हैं, इसका निराकरण होना चाहिए, इसकी समाप्ति होनी चाहिए। आप अपने काम के बलबूते चुनाव लड़िए, आप धार्मिक उन्माद फैलाना बंद कीजिए। झारखंड की जनता अब ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करेगी। आपके पास अगर विकास का एजेंडा है, जन मुद्दा है, क्षेत्रीय इशू है, आप अगर झारखंड का विकास चाहते हैं तो आप उन मुद्दों के साथ सामने आइए। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। आश्चर्यचकित होगा आपको कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई वो सारा सीट ये लोग हारा। पूरा कोल्हान ये लोग हारे, पूरा संताल परगना ये लोग हारे, पूरा कोलांचल ये लोग हारे। आप सोचिए कि हमारे चंपई सोरेन जी मुश्किल से अपना सीट बचा पाए कोल्हान में। ठीक है, ओके विजय जी, ओके लौटता हूं आपके पास। विजय जी, पोलराइजेशन का एक आरोप आप पर आज नहीं बल्कि कई सालों से लगते आ रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं और धर्म के आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। अगर ऐसा है तो दोनों राज्यों की परिस्थितियां कुछ अलग देखी हमने, जो परिणाम निकल कर आए। देखिए शीतल जी, जहां जहां ये लोग हारते हैं वहां ईवीएम दोषी हो जाती है, वहां हिंदू मुसलमान इनको लगने लगता है। जब इनके विजय जुलूस में घुसपैठिए जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो ये हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। जहां इनके जो प्रभारी हैं वो कहते हैं कि घुसपैठियों को 450 में सिलेंडर दूंगा, वहां ये हिंदू मुसलमान नहीं होते। जहां ये हार गए, सारा कैबिनेट हार गया। शीतल जी, आपने एक नाम छोड़ दिया है, क्या कहते हैं उसको, जिसका इन्होंने भर्ती निकाला था, उत्पाद सिपाही, बेबी देवी। पूरी कैबिनेट हार गई है शीतल जी। किसी तरह से इनकी सत्ता आ गई है, लेकिन ये अपनी हार को भाजपा के माथे पे ठिकरा फोड़ते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं फिर कहता हूँ शीतल जी, और पूरी शिद्दत के साथ कहता हूँ, ये सरकार, इस तरह का, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, अरे आपकी बात मैंने टोका नहीं ना, मैंने आपकी बात को टोका। नीलम जी, यही दिक्कत है आपसे, नीलम जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मत बोलिए बीच में आप। नीलम जी, तमाम डिबेट में मैंने देखा है, नहीं नीलम जी, ये चुप नहीं होती शीतल जी। नहीं नीलम जी रुकिए, एक मिनट के लिए समझ दीजिए। आप जो इस तरह की मतभेदता को जो सामने लाते ना, इसको बंद कीजिए। नीलम जी सुनिए, क्या बात है, मेरी बात सुनिए। कौन डिबेट करेगा ऐसे भाई? नीलम जी नहीं, देखिए कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, सामने लाना, ऑडियो डाउन कर दीजिए, हरकत है, इसे ये लोग कभी बाज नहीं जाएंगे। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, आप कर दीजिए ऑडियो डाउन 1 मिनट के लिए। बोलिए आप सर, आप बोलिए विजय जी। तो मैं वही कह रहा था शीतल जी कि ये जहां जहां हारते हैं इनका ईवीएम खराब हो जाता है। अभी महाराष्ट्र में ईवीएम दोषी हो गया, यूपी में ईवीएम दोषी हो गया, झारखंड में ईवीएम से ही चला।
तो इनके अलग अलग मायने हैं। ये जहां हारते ये सारी जगह जीत चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान करते हैं ये कहते हैं, और ये घुसपैठिए करते हैं। इसके बारे में नीलम जी कुछ नहीं भी। मैं फिर कहता हूं शीतल जी, ये अपने वायदे पूरा करे। इनको 5 साल मिला है, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। आजसू हमारे जो गठबंधन है उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। हमारे तमाम गठबंधन के साथी इनका पूर्ण सहयोग करेंगे। ये अपने वायदे पूरी करना शुरू करे। सबसे पहले तो ये मंत्रिमंडल का चेहरा भी नहीं बता पा रही कि हमारे मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे। मैं आपको बता देता हूं शीतल जी, मंत्रिमंडल गठन में ही इनके सिर फुटबॉल स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा ये दावा है। और हम बताते हैं कि एनडीए गठबंधन की तरफ से मैं ये पूरी तरह से निगाह बांध रहूंगा कि ये फिर करप्ट लोगों को तो मंत्री नहीं बनाते हैं। इनके एक वरिष्ठ मंत्री अभी जेल के अंदर है। मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगा कि इनके मंत्री फिर करप्शन में वही खेल ना खेले जो पिछले कार्यकाल में इन्होंने खेला है। ठीक है, देखिए बोलिए नीलम जी, आप आपको समझ से धन्यवाद है। जी, उनका आवाज को डाउन कीजिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह का सलाह ये हम लोग को दे रहे हैं ना कि अपना घोषणा पत्र को देखिए और उसको अच्छे से लागू करने का प्रयास कीजिए, अपने वादा को पूरा करने का प्रयास कीजिए। मैं तो इनसे आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि यही चीज आप अपने दल को जरा सा याद दिलाइए। अभी तक 2 करोड़ नौकरी आप नहीं दिला पाए, 15 लाख लोगों के खाते में नहीं दिला पाए, साथ देने की बात भी कर रहे हैं, सिलेंडर नहीं दिला पाए, अभी तक 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। और आप अपना वादा अपने लोगों को, अपने दल के लोगों को अगर याद दिलाएंगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा, आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। और आप झारखंड में कैबिनेट की बात करते हैं, आप महाराष्ट्र में देखिए, इतनी बड़ी मैंडेट मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री पे खींचातानी चल रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक तरफ शिंदे खींच रहे हैं, एक तरफ कोई और खींच रहा है। तो ये अस्थिर मानसिकता के लोग हैं। झारखंड में स्थिर सरकार बनी है और बहुत स्थिरता से चलेगी, ये इनसे बर्दाश्त नहीं है। और हमको अपना घोषणा पत्र भी याद है और अपने घोषणा पत्र को किस तरह से लागू करना है और आगे कैसा काम करना है, ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप बेटर होगा कि हिमंता बिस्व शर्मा से जाके ज्ञान लीजिए, जो झोला उठा के यहाँ से भागना पड़ा है। तो ऐसे लोगों का सलाह और हम लोगों को नहीं चाहिए। आप लोग अपना सलाह अपने पास रखिए और अपने लोगों को दीजिए। ठीक है। और जिस प्रकार से हमारा कैबिनेट का गठन होगा आने वाले समय में देख लीजिएगा। कल हमारी सरकार बनी, मतलब जीत हुई है और आज इनको कैबिनेट चाहिए। आप पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी तक दे नहीं पाए थे यहाँ पे। आप कहाँ भटक रहे हैं आप लोग? आप लोग किधर भटक गए हैं? रास्ते में आइए, लाइन पे आइए, लाइन लेंथ पे रह के बात कीजिए। जिसके पास ना नेता है, जिसके पास ना फ्रंट लीडर है, झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय नेता को बैकडोर पे रखा गया, एक आयातित को लाना पड़ा। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जैसे घोटालेबाज, एक तरफ हेमंता बिस्व शर्मा जैसे घोटालेबाज, यहाँ पे प्रभारी, सब प्रभारी, और ये लोग ज्ञान देते हैं झारखंड में। एक हेमंत सोरेन जी धूल चटा दिए इतने लोगों को, अभी तक इन लोगों को होश नहीं है। चलिए अस्तित्व खत्म कर चुका। तो ये लोग ज्ञान जैसे झारखंड को ना दे। झारखंड में गठबंधन एक मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। कैबिनेट भी बनेगा, मंत्रालय भी बनेगा और ये सारा चीज आप लोग के सामने स्पष्ट होगा। चलिए मैं जवाब एक लेता हूँ। विजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि हमारे साथ ब्यूरो चीफ भी इस वक्त फोन लाइन पर हैं, उनसे भी बात करनी है। विजय जी जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा। शीतल जी, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बधाई है भाई, आप चलाइए ना, लेकिन आपको केंद्र से सहयोग की भी आवश्यकता है। आपके कई नेता और प्रवक्ता बोलते मुझे सहयोग चाहिए, लेकिन सलाह आप नहीं लेंगे, आपको सिर्फ सहयोग चाहिए। देखिए फिर इनकी बीमारी स्टार्ट होगी, बीमारी फिर इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। विजय जी मैं इस बात से एग्री नहीं करता। पता क्या है नीलम जी, 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ। नीलम जी मैं जवाब दे रहा हूँ, इनका मैं जवाब दे रहा हूँ। विजय जी देखिए इस बात का कोई तर्क नहीं बनता। इस बात से मैं भी एग्री नहीं करता कि आप कह रहे हैं केंद्र से आपको सहयोग चाहिए। सर ये केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है, ये फर्ज है हर राज्य को सपोर्ट करना। इसमें तो नहीं कहने वाली बात होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा। अगर मगर वाली बात नहीं आनी चाहिए ना, इसमें कोई जवाब नहीं है इनके पास। अगर मगर वाली बात तो नहीं आनी चाहिए बीच में। लेकिन इनके जो जुबान निकल रहे हैं, इनके जो बोल निकल रहे हैं, सलाह नहीं चाहिए इन्हें। क्यों नहीं सलाह चाहिए भाई? हम विपक्ष में सलाह क्यों नहीं चाहिए आपको?
संविधान ये इजाजत देता है कि आप विपक्ष के सलाह के बगैर सरकार चलावे? दीजिए, केंद्र सरकार को दीजिए ये नहीं, संविधान नीलम जी, संविधान आपको ये इजाजत देता है क्या आप बगैर विपक्ष की सलाह के सरकार चलावे? ऐसा है क्या? अभी तक 15 लाख किसी को नहीं मिला, अभी तक 100 स्मार्ट सिटी नहीं मिला, अभी तक काला धन तो मैं ये मान लूं, अभी तक मैं ये मान लूं कि आप भी अपने वादा पूरा नहीं करेंगी, मैं ये मान लूं, तो अगर मैं ये मान लूं, केंद्र ने नहीं किया इसलिए आप नहीं करेंगी, ये मैं मान लूं, आप बोल रही है क्या? कि आपकी सरकार असफल है, नहीं, आपकी पार्टी असफल है, आप झारखंड सरकार की प्रवक्ता के तौर पे, जेएमएम की प्रवक्ता के तौर पे ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने फलना चीजें नहीं की, इसलिए झारखंड सरकार भी नहीं करेगी, ऐसा कह रही है क्या? काफी अच्छे से झारखंड को चलाएंगे। चलिए ठीक है। नवीन हमारे साथ है फोन लाइन पर। नवीन है क्या हमारे साथ? नवीन जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ शीतल। नवीन, अभी देखो सरकार का गठन होने वाला है, सरकार कौन बनाएगा ये तो साफ हो गया, 2 दिन पहले परिणाम आए, नतीजे आए। क्या सिचुएशंस हैं, क्या माहौल है इस वक्त झारखंड के अंदर? देखिए शीतल, जो हमने झारखंड चुनाव के बाद परिस्थितियां देखी है रिजल्ट आने के बाद में, कुछ ऐसे नाम हमारे सामने आए हैं जो बड़े नाम थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिए जा सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से लिए जा सकते हैं। आजसू के कुछ बड़े नाम थे, आप बीजेपी के कुछ बड़े नाम है, जेएमएम के कुछ बड़े नाम है जो अपनी अपनी सीट हार रहे हैं। ठीक है। और केवल सरकार के ही 5 मंत्रियों की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बड़े चेहरे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावली अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा जो अभी की मौजूदा परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे तो जो विश्लेषण होगा उसमें ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आजसू को इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा है। आजसू अब इस प्रदेश में 4.5% से ज्यादा वोट शेयर का नुकसान सहकर इस समय अपनी एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की कगार पर आ गई है। आजसू एक ऐसी पार्टी बन के रह गई है जिसको अपनी शुरुआत 0 से करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सोचने वाली बात है कि जयराम महतो और सुदेश महतो में से किसी एक का चयन झारखंड की जनता ने किया है। दूसरी बात जो मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि अब जो इंडिया गठबंधन की नई सरकार अस्तित्व में आई है, इनके सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। चुनौती रोजगार की है, चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो देखेंगे सड़कों की खस्ता हालात है, आज भी उनको दुरुस्त करने की चुनौती है। क्योंकि जब हम लोग चुनाव में गए तो उस समय जब हमने जनता से बात करने की कोशिश की तो जनता ने लगातार इन्हीं बातों की बात की कि हमें बिजली में कुछ छूट मिल गई है सरकार से, हम सरकार से कुछ हद तक सहमत है, लेकिन जो हमारी बिजली की परेशानियां हैं, 4 घंटे कहीं कहीं बिजली आती है, कहीं 6 घंटे बिजली आती है, तो ग्रामीण लोग इस बिजली की व्यवस्था से परेशान है, ग्रामीण लोग सड़कों की व्यवस्था से परेशान है, ग्रामीण लोग स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर परेशान है, ग्रामीण लोग पेयजल की समस्या को लेकर परेशान है। आप देखेंगे 24 साल हो गया राज्य के गठन को, इस दौरान लगभग 16 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है प्रदेश पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इन चीजों को दुरुस्त करने में नाकाम रही है। आप आज की डेट में लगभग प्रदेश की आधी आबादी 50% के आसपास की आबादी शुद्ध पेयजल के लिए किसी अन्य सोर्स पर निर्भर है। तो आप इन चीजों को भी देखते चलिए। और पिछले सरकार में जो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल उठते रहे हैं, तो इस नई सरकार के सामने ये भी चुनौती रहेगी। और राज्य में मंत्रिमंडल का जो अभी गठन होने वाला है, इसमें हेमंत सोरेन के सामने जो चुनौती रहेगी वो ये चुनौती रहेगी कि नए किन किन चेहरों को वो शामिल करें। हमारे जो अपने सोर्सेज है उनके हवाले से जो हमारे पास जानकारी आ रही है, उसके हिसाब से कुछ नए नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिसमें 3 महिलाओं का नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी झारखंड से इस वक्त हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ये ब्यूरो चीफ नवीन इस वक्त झारखंड से बने हुए थे, जिन्होंने नई सरकार की चुनौतियों को लेकर भी बातचीत की, नया मंत्रिमंडल कैसा होगा उसको लेकर भी बातचीत की, कितनी महिलाएं इसमें शामिल होंगे, ये तमाम जानकारियां दी हैं। मैं अब अमृत जी आपके पास आऊंगा, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अमृत जी, देखिए चुनौतियां तो हैं ही हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, हिस्ट्री के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से ऐसा लगा था ऐसा कि फिर से ट्रेंड बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं हुआ
और आपकी सरकार बन गई। अभी हमारे ब्यूरो चीफ जो बता रहे थे कि कहीं बिजली की परेशानी, कहीं पानी की परेशानी, कहीं ऐसी चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं, बाकी अन्य चीजें हैं, क्या उनको एक सुधारने का मौका अब आपके पास मिला हुआ है? तो कैसे आप रोड मैप एक तैयार करेंगे अगले 5 साल के लिए? मैंडेट आपके पास बहुत ज्यादा है। शीतल जी, किस प्रकार का आप लोग के पास डाटा था क्या ये समझ से परे, हम पहले दिन से चुनाव में जाने से पहले से आश्वस्त थे कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएगी, जनादेश हमें मिलेगा। ठीक है, आप लोग का क्या सर्वे था उस पर हम लोग किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि सरकार का रोड मैप, आपने देखा, मैंने अपने पहले वक्तव्य यही बताया कि हमारा जो एक टारगेट ग्रुप है, हम लेकर चल रहे हैं कि जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, हम उसको प्राथमिकता के स्तर पर लेकर चल रहे हैं और हम उनको सबल करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार से उनको सबल किया जाए। अगर घर की महिला सबल होगी, समाज सबल होगा, किसान सबल होंगे, देश सबल होगा, युवा सबल होगा, देश सशक्त होगा। भाजपा के प्रवक्ता भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि देश ने सेबी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देखा कि माधवी बुच किस प्रकार से अडानी को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही थी। राजनीति में राष्ट्रीय न्यायालयों की बात छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अमेरिका में कहा जा रहा है कि अडानी और उनके सहयोगी लोग किस प्रकार के घूस देकर पैसा एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और किनके संरक्षण से ये सारा चीज हो रहा है, ये देश की जनता देख रही थी। और इन सब देखा देखी के प्रयास है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार थी उससे कुछ मंत्री हार गए। हमने देखा कि एक सांसद के टिकट को काट के आपने विधानसभा में लाने का प्रयास किया, सुदर्शन भगत मंत्री भी रह चुके थे, वो अभी अपना चुनाव हार गए। अमर बावरी भाजपा की सरकार में मंत्री रहे थे, चुनाव हार गए। भानु प्रताप शाही बड़े बड़बोले नेता थे, जनता ने उन्हें भी सबक सिखाने का प्रयास किया। और समीर उरांव तो लगातार हारने का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव हारे। अब मुझे लगता है कि पंचायत के चुनाव उनको देना चाहिए, कम से कम अवसर दिया जाए कि पंचायत का चुनाव जीत कर आए वो। ओके, ठीक है। वीना जी हमारे ब्यूरो चीफ अभी जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आजसू को अब जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत बड़ी चुनौती है आपके पास, 1 सीट है आपके पास, कैसे इस चुनौती से निपटेंगे आप? की जो परिभाषा होती है वो शून्य से ही शुरू होती है, चाहे किसी भी चीज की। देखिए, यहाँ पे नीलम जी को मैं बड़े धैर्य से सुनी, अमृत जी को मैं सुनी। सरकार आपका पूर्ण बहुमत का है, अब आपके पास ना कोरोना होगा, ना ही आपके सरकार को गिराने की समस्या होगी, क्योंकि आपको ईश्वर ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में, राज्य में बहुमत मिला। अब यही आग्रह रहेगा कि हम अपना शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, वो पार्टी अपना शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगी, क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीति करने का अधिकार है और अपने राजनीतिक पार्टी को कैसे जिंदा रखेगी वो उसका प्रोटोकॉल बना लेगी, वो अपना कार्य करेंगी। बस इनसे यही आग्रह रहेगी कि जिस सम्मान के साथ आपको सरकार में लाया गया है, आप उस सम्मान को जरूर निभाएं। झारखंड में बहुत सारे मुद्दों पे आपको काम करना है। आपने मैया सम्मान योजना दिया, आपने 2500 रुपया का वादा किया, आग्रह रहेगा कि अगले महीने से आप 2500 रुपया जो आप वादा किए हैं वो जरूर पूरा करें। इसके साथ साथ हमने हर डिबेट में ये आग्रह किया आपसे कि आप महिला आयोग का गठन करें, क्योंकि 5 साल हमने बिना महिला आयोग का बिता दिया, अब 5 साल थोड़ी मुश्किल होगी महिला आयोग के बगैर। तो आग्रह रहेगा सरकार से कि आने वाली सरकार महिलाओं पे काम करे और महिला आयोग देने का काम करे। देखिए, अगर हम हर डिबेट की यही बात करेंगे कि हम अच्छे आप बुरे, हम अच्छे आप बुरे, तो सचमुच में एक बीच का रास्ता कभी नहीं निकल पाएगा। सरकार आपकी बनने वाली है, एक अच्छे और मतलब खुश मिजाज भावनाओं के साथ सरकार को चलाने का प्रयास कीजिए। आजसू पार्टी की जो होगी, जो नहीं होगा, जिस दिन आजसू पार्टी का एकमात्र सुप्रीमो थे श्री सुदेश कुमार महतो, निर्दलीय विधायक चुने गए थे और बिहार में खड़े होकर राज्य मांग रहे थे, वैसे पार्टी के सुप्रीमो हैं हमारे। हम गिरे जरूर हैं पर संभलना भी हमें आता है, और जब अस्त होता है ना तो उसका सूर्य उदय भी होता है। आखिर डूबने वाले सूर्य ही तो उदय होते हैं। दूसरा बात, कहा जाता है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें, और जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागे आप, क्योंकि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती। आपने कुछ किया होगा अच्छा,
आपको जनता ने समझा है और वोट दिया है। आप जनता का जनादेश का सम्मान करें, ये चिंता ना करें कि आप पे बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, आजसू क्या बोल रही है। आग्रह रहेगा एक जनता होने के नाते, एक मित्री होने के नाते, कि आप महिलाओं पर भी काम करें, बच्चों पर भी काम करें और रोजगार जिसका आपने बड़ा दावा किया था विजय जी, एक जवाब आपसे लूंगा। आपने बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा बड़ा जोरों शोरों से उठाया था, लेकिन आप भुना नहीं पाए। एक हैं तो सेफ हैं, ये नारा, इस नारे की गूंज भी देखने को मिली महाराष्ट्र से लेकर वहां तक। क्या ये हम माने कि एक हैं तो सेफ है नारा महाराष्ट्र में चला और बांग्लादेश झारखंड में नहीं चल पाया? देखिए, झारखंड का हर विधानसभा विजय जी से मेरा सवाल है। विजय जी से सॉरी क्षमा चाहते हैं। विजय जी बोलिए। कुछ बातें होती है शीतल जी, जो समय आने पे समझ में आती है। उसके लिए हमें इंतजार करना आता है शीतल जी, हम इंतजार करेंगे। ओके। और हमने एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इस मायने में नहीं कहा था कि हम हिंदू मुसलमान बांटना चाहते हैं। हमने इस मायने में कहा था कि जो हिंदुस्तानी मानसिकता नहीं रखता है, हिंदुस्तान में रह करके भी पाकिस्तानी मानसिकता रहता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें उनसे एक रहना है, शेख रहना है। हमें उनसे हमारा जो मुद्दा था वो ये था, लेकिन इन लोगों ने समझ गया मैं। ठीक है, ओके। नीलम जी आखिरी 10 सेकंड, समय थोड़ा कम है विजय जी, माफी चाहूंगा। आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। नीलम जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। जिस तरह से वीना जी कह रही थी कि अब आपको मैंडेट मिला है, लोगों ने आपको चुना है, वोट दिया है, भारी मात्रा में आपको सीटें मिली हैं, तो जाहिर सी बात है अब एक्सपेक्टेशंस आम लोगों की ज्यादा बढ़ गई हैं। उन एक्सपेक्टेशंस पर आप कैसे खरे उतरेंगे अगले 5 साल? बिल्कुल हम लोग खड़े उतरेंगे, क्योंकि देखिए आज भी हम लोग जो चुनाव लड़े हैं अपने कामों पे लड़े हैं। हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम और बांटो काटो का कोई राजनीति यहाँ नहीं किया। हम लोग जो काम किए उस काम को लेके जनता के पास गए और जनता अपना जो न्याय दिया है या फिर अपना जो निर्णय सुनाया है, जनादेश दिया है काम के बदौलत, तो हम लोग काम किए हैं, हम लोग काम करेंगे, साफ बात है। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार का हम लोगों को जो सीख दिया जा रहा है यहाँ पर के ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, आपको 20 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता चलाने के बावजूद भी झारखंड को चारागाह बना करके रख दिया था। लंबा इंतजार करने के बाद आज एक सशक्त नेतृत्व झारखंड को मिला है, जिसपे झारखंड की जनता भरोसा करती है, विश्वास करती है, अपने भविष्य को सुरक्षित पाती है। इसलिए अब इस झारखंड को चारागाह बनाने नहीं दिया जाएगा। इस झारखंड में काम होगा, विकास का काम होगा और हमारा जो बकाया राशि है वो केंद्र सरकार से आग्रह रहेगा आज भी कि हमारी बकाया राशि हमें दे, ताकि झारखंड के विकास को हम लोग एक तीव्र गति दे पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये प्रतिक्रिया अपनी सामने रखी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि झारखंड के अंदर सरकार रिपीट हुई है, यानी उसी सरकार को मौका मिला है जो पिछले 5 साल से सरकार सत्ता में थी, काम कर रही थी, लेकिन चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई हैं कि आखिर जो पिछले 5 सालों में नहीं कर पाए और जो नया घोषणा पत्र और जो नया मैनिफेस्टो लेकर आए उसको अगले 5 साल में कैसे पूरा किया जाएगा, ये तमाम जिम्मेदारियां रहेंगी। दूसरी तरफ बीजेपी हो या फिर बीजेपी के सहयोगी दल हो, वो कैसे अपनी रणनीति को अगले 5 साल के भीतर तैयार करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ललकार में आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।